सोने के बाल वाली बहू। अरे, उस रूपा के बाल तो दिन बर दिन और भी ज्यादा लंबे और घने होते जा रहे हैं। उसके खूबसूरत बालों से पूरे गांव की लड़के उसके बाल के जाल में उलझते ही जा रहे हैं। अरे, जब उसके काले घने बालों की चोटी उसकी कमर पर बल खाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली नागिन लहरा रही हो। उसके बालों की तारीफ करके हम सहेलियां अपना जिया क्यों जला रही हैं? जाने हमारी गाय की पूंछ जैसे बाल कब उसके जैसे होंगे। ढोलकपुर गांव में रहने वाली रूपा के बाल गांव की सभी लड़कियों की तुलना में बेहद ही लंबे, घने और काले थे। पूरे गांव के लड़के उससे ब्याह रचाने के सपने देखा करते थे। रूपा अपने पिता महेंद्र के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता एक साधारण लकड़हारा थे जो मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। पिताजी, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तेरे लिए एक जिम्मेदार पिता न बन सका। तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। पिताजी, हम थोड़े में भी खुश हैं। मैं पानी भरने जा रही हूँ। रूपा घड़ा उठाकर कुछ दूरी पर बसे झरने के पानी में अपने केश धोने लगती है। तभी केशव नाम के एक शख्स की नजर उसके बालों पर पड़ती है और वो सुध बुध खोकर उसे देखते हुए कहता है, तीखे नयन, मोरनी जैसी चाल और लंबे काले बाल। अचानक रूपा पीछे मुड़कर कहती है, कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। केशव उसके सामने आकर कहता है, आपको यूं छुपकर देखने की गुस्ताखी के लिए आप जो चाहें सजा दे सकती हैं। केशव का ऐसा अंदाज देखकर रूपा उसके रूप में ही खो जाती है और अपने गीले बालों को झटके से पीछे करती है। उसके लंबे बाल केशव की घड़ी में अटक जाते हैं और केशव कहता है, अजी क्यों इन सुंदर बालों को तोड़ना चाहती हो? रूपा एक हल्की सी मुस्कान देकर नजर नीचे किए हुए चल देती है और दोनों रात भर चांद को निहारते हुए एक दूसरे की याद करते हैं। और अब हर रोज केशव झरने के पास आकर रूपा का इंतजार करता और ये सिलसिला प्यार का मोड़ ले लेता है। और केशव कहता है, रूपा, अब अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हसीन जुल्फों में अपनी शाम और हर एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। तो फिर ले चलो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर, हमेशा के लिए। मैं कल ही माँ के साथ हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आऊंगा। केशव घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगली सुबह दोनों उसके घर आते हैं जहाँ कौशल्या चारों तरफ देखकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। पर आखिर क्यों माँ? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरी शादी को लेकर मैंने बहुत से सपने सजाए हैं जिन्हें ये गरीब भिखारी पूरा नहीं कर सकते। और जो खुद ही झोपड़ी में सड़ रहे हैं वो हमें क्या देंगे? हाँ, ये बात अलग है कि इस लड़की में कोई खोट नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूपा से। अरे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, जो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी माँ से लड़ने पर उतारू हो गया है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है इस लंबे बालों वाली डायन ने तुझ पर? अगली सुबह केशव गांव के मंदिर में जाकर रूपा से शादी करके कहता है, दुनिया की रीति रिवाजों से परे आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो कौशल्या कहती है, नास पिटे तेरा डायन, मेरे बेटे को अपनी जाल में फंसा ही लिया। माँ, अब रूपा मेरी पत्नी और आपकी बहू है, इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो हम इसी वक्त चले जाएंगे। बेटा, तुझे यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आओ बहू रानी, स्वागत है। दरअसल ये कौशल्या का 2 तरफा चेहरा था। केशव की गैर मौजूदगी में कौशल्या अपने बहू पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं गंवाती थी। क्यों रे करमजली, बड़ा शौक है ना लंबे बाल रखने का? घर के हर एक कोने में तेरे ही बाल पड़े हुए हैं और खाने में भी तेरे ही बाल तैर रहे हैं। सासू माँ, आपके डर से मैंने पिछले 2 दिन से अपने बालों में कंघी तक नहीं लगाई, फिर मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं? तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। कौशल्या बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में पटकने लगती है और वो कहती है, सासू माँ, छोड़ दीजिए मेरे बालों को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समय तेजी से गुजरता है जिसके साथ कौशल्या की ज्यादतियां भी बढ़ती जाती हैं। एक रोज वो कहती है, बड़ा इतराती है ना अपने लंबे घने काले बालों पर। अब जैसे ये केमिकल वाले शैम्पू को अपने बालों पर मलेगी, रौनक ही बदल जाएगी।
उस शैम्पू के चलते प्रतिदिन के साथ रूपा के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, हाय रे, मेरे बाल झड़ गए। कमरे में आकर कौशल्या हंसती हुई कहती है, अरे ये क्या बहू रानी, तू तो सजनी से गजनी हो गई। वैसे ये चमचमाता हुआ टकला तेरे सर पर बड़ा जच रहा है। रूपा की गंजे होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। रुचि, तुझे पता चला? रूपा की सारी बाल उड़ गई, वो तो अब गंजी हो गई है। अरे इक्का दुक्का केश भी नहीं बचे उसके सर पर। अच्छा हुआ जो उसकी सर की हरियाली छिन गई। अपने लंबे केश पर इतराकर हमें कितना जलाती थी। रूपा को अपने बालों को खो देने के गम से रोता हुआ देख केशव कहता है, रूपा अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत से प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे खास होते हैं, क्योंकि वही उसे सुंदर बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में बिलख बिलख कर रोती हुई कहती है, काश माँ आज तुम मेरे पास होती। अचानक एक तेज रोशनी के साथ उसकी माँ प्रकट होकर कहती है, रूपा मेरी बच्ची, निराश ना हो। माँ आप यहाँ? तेरे बहते आंसुओं के कारण मुझे स्वर्ग से यहाँ लौटना पड़ा। गंगा की आत्मा अपनी शक्तियों से रूपा के गंजेपन को सोने के बालों में बदलकर कहती है, बिटिया ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। प्रतिदिन के साथ तेरे ये सोने के बाल तुझे एक सोने का सिक्का दिया करेंगे, जिसे तेरी क्रूर लालची सास तुझे सताना बंद कर देगी। रूपा आईने में अपने सोने के चमचमाते बाल देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके बालों की अंतिम छोर से एक सोने का चमचमाता सिक्का गिरता है, जिसे उठाकर वो अगली सुबह अपनी सास को देकर कहती है, सासू माँ ने मुझे ये सिक्का आपको देने को कहा था। बहू के सोने के बाल देखकर कौशल्या की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं और वो कहती है, अरे गंजी, रातों रात तेरे टकले माथे पर सोने की खेती कैसे उभर आई? कल रात माँ मेरे पास आई थी, उन्हीं के जादू से मुझे ये सुनहरे सोने के बाल मिले हैं। लालची कौशल्या अकेले में खुद से कहती है, मैं तो खामखा इसके लंबे बालों से जल बुन रही थी। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। अब ये हर दिन मुझे सोने के एक सिक्के दिया करेगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। बस इसे मेरी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ही उसको गंजा किया था। कौशल्या की ये बात केशव सुनकर कहता है, मुझे तो पहले ही शक था कि आपने ही रूपा के बाल से जलकर उसे गंजा किया था। क्या रूपा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करती? कौशल्या अपने बहू के कदमों में गिरकर कहती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू। गंजेपन का कारण मेरी जलन था। जलन में आकर मैंने तुझे कितना परेशान किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं इस सच से वाकिफ हूँ, पर आपका सच्चा पश्चाताप उन सैकड़ों गलतियों पर भी भारी है। चलिए सभी गिले शिकवे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज मुझको एहसास हो गया कि धन से बड़ी दौलत परिवार और प्यार है। तेरे सोने के लंबे बालों से मिलने वाले सिक्कों से अब हम जरूरतमंद लोगों की मदद किया करेंगे। गरीब के घर अमीर का खाना। नैना और गीतिका के कदम अचानक एक 5 सितारा होटल के बाहर थम गए, जहां टेबल पर बैठे सैकड़ों अमीर लोगों की टुकड़ी बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दूर खड़ी दोनों बहनें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी। अरे वाह, ये जगह तो किसी खाने खजाने से कम नहीं। यहाँ पर तो खाने को बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और भी कितना कुछ है। चलो ना दीदी, हम भी चलकर खाते हैं। नहीं नैना, हम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाते हैं। अपनी बहन की ये बात सुनकर 9 साल की नैना के मुंह पर गरीबी की मलिनता छा जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर छिटक पड़ती है, जहाँ एक अमीर परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। बस अम्मा, मेरा पेट भर गया। अब मैं ये पिज्जा और नहीं खा सकती। अरे कोई बात नहीं मेरी प्रिंसेस, प्रेशराइज मत हो। ये पिज्जा प्लेट में छोड़ दो। चलो अब हम घर चलते हैं। उनके जाते ही टेबल के प्लेट में बचे खुचे पिज्जा के टुकड़े को देख नैना की बुझी हुई आस वापस से उजागर हो जाती है और अमीर वाला खाना खाने की ललक में वो झट से उस पिज्जा पर लपक पड़ती है। तभी गीतिका उससे वो प्लेट छीनते हुए कहती है, नैना इसे मत खाओ, ये उन लोगों का झूठा खाना है। दीदी, घर का प्याज रोटी खाकर मेरा मन फीका हो गया है।
मैंने आज तक पिज्जा नहीं खाया। झूठा ही सही, आज मैं पिज्जा का स्वाद चख तो लूंगी, क्योंकि माँ तो हमें अमीरों वाला खाना खिलाने से रही। ऐसा कहकर नैना अमीरों की छोड़ी हुई जूठन चाव से काट काट कर खाने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं, जहां गीतिका अपनी माँ को होटल में हुआ सारा वाक्य बताती है, जिसे सुनकर गंगा नैना को एक थप्पड़ मारकर कहती है, नैना, क्यों खाया वो झूठा खाना तूने? क्योंकि दिन रात ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खा खा कर मेरा गला छिल गया है। क्या फायदा आपके खटने का माँ, जो आज तक आप हमें कभी अमीरों वाला खाना भी नहीं खिला सकी। बस जब देखो गरीबी का दुखड़ा सुनाती रहती हो। अरे इतना फीका खाना तो गली गुच्छी के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में नैना अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर सो जाती है और देर रात जागती हुई गंगा चौखट पर चुपचाप बैठी थी। एकाएक उसके मन की कुड़हन कुड़कुड़ाहट में बदल गई और वो खुद से बोल पड़ी, और कितना दुख भोगना बाकी रह गया है ऊपर वाले। क्यों मेरी दर्द बाधा तुझे दिखाई नहीं दे रही? दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कभी मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर कैसे खिलाऊं मैं उन्हें अमीरों वाला खाना? उस पल छिन गंगा का मन टूटकर बिखर गया था, मगर संघर्ष कहाँ उसका साथ छोड़ने वाली थी। अगली सुबह 5 साल की पारुल अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहती है, माँ देखो ना, ये रोटी कैसे अकड़ गई है, मैं क्या खाऊं? पारुल ला, ये रोटी मुझे दे, मैं खा लूंगी, तू ये चावल खा ले। अब खुश? गीतिका 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो गरीबी की गहराई और अपनी माँ की मजबूरी सरलता से समझती थी। वो मर्म लहजे से पारुल को उलझाने की कोशिश करती है, मगर पारुल हाथ छटक कर हठ पर अड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रात का भात नहीं खाऊंगी। माँ, मेरी सहेली रूबी के घर रोज रहीजों वाला खाना बनता है। कल वो चौखट पर बैठकर बड़े चाव से पुलाव खा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। आज मुझे भी पुलाव खाना है। पारुल, माँ के पास पुलाव बनाने के लिए पैसे नहीं है, जो है यही खा ले। देख, मैं और गीतिका दीदी ये रोटी खाकर दिखाते हैं। फिर सिया और गीतिका पारुल का मन फिराने के लिए उस अकड़ी हुई बासी रोटी को काट काट कर खाती हुई झूठी वाहवाही करने लगती है। अरे वाह, ये रोटी तो मुंह में मिश्री के जैसे घुल मिल गई। लो पारुल, तुम भी खाकर देखो। फिर पारुल अपनी बहनों के साथ रात के उस बासी खाने को खाने लगती है। ये मंजर देखकर गंगा अंदर ही अंदर खुद को कोस रही होती है। गीतिका बेटी, मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। गंगा को घर से जाते देख 2 साल की नन्ही मुनिया उससे सट जाती है। गंगा उसे सहलाते हुए गीतिका की गोद में देखकर काम पर निकल जाती है। वो रूपचंद की कोठी में साफ सफाई किया करती थी। बदले में जो 4 पैसे आते थे, उससे ही घर का चूल्हा जलता था। उस दिन रूपचंद के घर में जोरों शोरों से सजावट चल रही थी, जिसे देखकर गंगा झिझकते हुए पूछती है, क्या बात है साहब जी, इतनी साजबाज कुछ खास है क्या? हाँ गंगा, कल मेरी बिटिया विदेश से लौट कर आ रही है। बस उसी के आने की खुशी में ग्रैंड पार्टी है। अच्छा सुन, कल की दावत में अगर तू मेहमान नवाजी करना चाहती है तो देख ले, मैं वेटर के बदले के पैसे तुझे दे दूंगा। ये सुनकर गंगा के टूटे मन में उम्मीद रोशन हो उठती है। अगर कल थोड़ा ज्यादा काम करके मैं अपनी बेटियों की आंखों में बसे अमीरों वाला खाना खाने की ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगी तो मुझे ये मंजूर है। गंगा फौरन से हामी भर देती है और अगली सुबह गीतिका को लेकर काम पर जाने लगती है। तभी नैना उसे टोकती है, माँ, तुम गीतिका दीदी को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? बिटिया, आज साहब जी के घर में दावत है, हमें वहां आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है। बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे हम तुम चारों के लिए अमीरों वाला खाना लेकर आएंगी। फिर जैसे ही गंगा गीतिका को लेकर निकलती है, नैना फुसफुसाती है, सिया, पारुल, यहाँ बैठकर माँ की बात जोड़ने का कोई फायदा नहीं। वो आज फिर हमें गया गुजरा गरीबों वाला खाना ही खिलाएंगी। क्यों ना हम चारों चोरी छुपे दावत में चलकर किसी टेबल के नीचे छुपकर खूब सारा अमीरों वाला खाना खाएं? हाँ चलो दीदी। सिया और पारुल अमीरों वाले खाने के लुत्फ उठाने के ललक में नैना की लालच भरी बातों में आकर पार्टी में पहुंचकर बहुत सारा खाना देखकर प्लेटों में खचाखच खाना भरकर टेबल के नीचे छिप जाती हैं। तभी अमीर गरीब के फर्क फासले से अनजान 2 साल की मुनिया बिलखते हुए टेबल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर रूपचंद की बेटी रोजी अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कहती है, यक,
ये मैली कुचैली बच्ची इस पार्टी में कहाँ से घुस आई? और ये टेबल के नीचे कैसी फुसफुसाहट है? बाहर निकलो, कौन है अंदर? तीनों बहनें थरथराई हुई बाहर निकल आती है। डर के मारे उनके हाथ पांव फूल रहे थे। तभी रूपचंद और गंगा भी वहां आ जाती है। अरे गंगा, ये तेरी बेटी है। क्यों रे गंगा, यही सिखाया है तूने अपनी बेटियों को, अमीरों की पार्टी में घुसकर खाना चुराना? नहीं मेम साहब, माँ का कोई कसूर नहीं है। हम अमीरों वाला खाना खाने की होड़ में यहाँ चले आए क्योंकि हमने कभी अमीरों वाला खाना नहीं खाया। माँ जो कमाती है उससे हम कभी गीले चावल खाते हैं तो कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटते हैं और कभी कभी तो पानी पीकर पेट भरते हैं। पारुल के नन्हे से जुबान से गरीबी की गंभीरता देखकर पार्टी में मौजूद हर अमीर का कलेजा पसीज पड़ता है। जिसके बाद रूपचंद आगे बढ़कर पारुल के आंसू पोंछते हुए कहता है, बिटिया, आज की दावत तुम्हारे लिए है, जो मन चाहे खाओ। क्या हम कुछ भी खा सकते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कुछ भी? हाँ बेटिया, जो मन चाहे खाओ। ये सुनकर गंगा की गरीब बेटियों का फीका चेहरा फौरन चमक उठता है। उस रोज उन्हें वो सब कुछ खाने को मिलता है जिसका ख्वाब वो अरसों से देख रही थी। ये देखकर गंगा हाथ जोड़कर कहती है, शुक्रिया साहब जी, आज आपने मुझ गरीब की बेटियों को अपने इस ऊंचे समाज में अमीरों वाला खाना खाने की इजाजत देकर मुझ गरीब माँ का मान बढ़ाया है। गंगा, ये कहावत नहीं सुनी तुमने? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज गरीबी की इस झलक ने रूपचंद को झकझोर कर रख दिया है। हमारे खाने की मेज से न जाने कितना खाना कचरे का कौर बनता है। अब ये भूल भविष्य में नहीं होगी। अब से मेरे घर का बचा खाना तुम अपनी बेटियों के लिए बांध कर ले जाना। इससे अन्न का अनादर भी नहीं होगा और उन्हें भी अच्छे खाने के लिए ललकना नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद से गंगा के घर में खाने को लेकर कोई भी खिटपिट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो ख्वाब मुकम्मल हो गया। उन्हें रईसों की महफिल में ठाठ से बैठकर अमीरों वाला खाना खाने का मौका जो मिला था,